नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मध्यकालीन साहित्यकार है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, जिसमें कालिदास के बारे में पढ़ा, भवभूति के बारे में पढ़ा, और भूषण तो अपन मध्यकाल में पढ़ेंगे। जिसके बाद में अपन ने बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से जानने का प्रयास किया है। तो एक मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि ऐसा कौन सा साहित्यकार है मध्य प्रदेश का, या ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये मेरा आपसे प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, यकीन मानिएगा, प्रश्न कहाँ से बनता है, तो प्रश्न यहीं से बनता है, जिसको हम आज समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर मान ली जाए आपका प्रश्न रहेगा कि सर कि आप मध्यकालीन हमें साहित्यकार पढ़ा रहे हैं, उन साहित्यकारों में प्रश्न कहाँ से बनेगा, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जो हमारे लिए एक नज़र में हम उसको याद कर सकते हैं। इतनी चीज़ों को हम समेट नहीं पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि साहित्यकार, पहले तो ये याद रखो कि साहित्यकार का नाम, दूसरा उसकी रचना क्या है, यानी कि उसने किस चीज़ का लेखन किया है, तीसरा ये किसके वहाँ पर संरक्षण प्राप्त कर रखा था इसने, इन साहित्यकार ने। तो बस ये 3 पॉइंट याद रखना है और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हम मध्यकालीन साहित्यकारों में मध्य प्रदेश के उपलक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा साहित्यकार नहीं, 3 से 4 नाम है, उनको हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। पहला नाम आता है केशवदास का, दूसरा नाम आता है भूषण का, कवि भूषण का, फिर आता है पद्माकर का। ये 3 ऐसे नाम है जिसके बारे में हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, 360 डिग्री समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए एक छोटे से वाक्य से शुरू करते हैं। हम एक लाइन बोलते हैं कि वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, अरे इंसान तो वो होता है जो अपनी हाथों की लकीर बदल दे। तो हमें अपने हाथों की लकीर बदलना है, और हाथों की लकीर तभी बदल सकती है जब अपन कर्म करेंगे। कर्म कैसे करेंगे? सकारात्मक कर्म करेंगे। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि हमें सकारात्मक कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो हम पहला सकारात्मक कर्म क्या करेंगे, केशवदास को पढ़ेंगे। केशवदास सर ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र का में आता है, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ओरछा पड़ता है, जो कि झांसी और मध्य प्रदेश दोनों की, यानी कि यूपी और एमपी की बॉर्डर पर ये स्थित है। तो वहाँ के जो राजा थे, ओरछा के राजा कौन थे? इंद्रजीत। तो ओरछा के राजा इंद्रजीत के वहाँ पर इनने शरण ले रखी थी या संरक्षण प्राप्त कर रखा था, और उनके वहाँ एक दरबारी यानी कवि के तौर पर ये काम करते थे, यानी कि उन राजा के दरबार के ये क्या थे? कवि थे। और इनको, क्योंकि साथियों ये एक तरीके से इतनी क्लिष्ट और कठिन भाषा में अपनी रचनाओं को लिखते थे, इनकी मतलब आसानी से कोई भी इनकी भाषा या इनकी रचनाओं को समझ नहीं पाता था, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। तो दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनेगा, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार को कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। या निम्नलिखित में से किसको हृदयहीन कवि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। यह बात आप याद रखिएगा। आ गई बात समझ में? दूसरा, इनको रीतिकाल का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा कौन सा कवि है जिसको रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कहा जाता है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कहा जाता है केशवदास। किसको कहा जाता है? केशवदास को। इस प्रकार अब इनकी बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ होता है साथियों? इनका जन्म होता है ओरछा में। कहाँ पर होता है? ओरछा में। और कब होता है? 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में किनका जन्म होता? केशवदास का जन्म होता। एक बार और समझते हैं कि केशवदास ओरछा के राजा इंद्रजीत के वहां पर उन्होंने शरण ले रखी थी या संरक्षण प्राप्त कर रखा था। केशवदास की रचना
अति कठिन और क्लिष्ट भाषा में लिखी होती थी। अलंकारों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनको रीतिकाल का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनका जन्म 1555 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? ओरछा में हुआ था। इस प्रकार से हमने केशवदास के बारे में कुछ जाना है। अब साथियों बात करते हैं इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? केशवदास ने कौन कौन सी निम्नलिखित रचनाएं की है उनके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। आइए देखो, केशवदास की पहली रचना है रसिक प्रिय। क्या रचना है? केशवदास की पहली रचना है रसिक प्रिय, दूसरी रचना है कवि प्रिय। पहली रचना है रसिक प्रिय केशवदास। देखो, अब केशवदास को हम रिलेट करेंगे भगवान कृष्ण से। किसको? हम याद करने के लिए सिर्फ एक ट्रिक फंसा रहे हैं, इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुछ और अलग ट्रिक हो सकती है, मेरी जो ट्रिक है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, अपन याद करेंगे ना तो कुछ ना कुछ चीजें अपने को समझ आएगी, दिमाग में बैठेगी। कृष्ण भगवान थे एक रसिक, यानी कि रसिया आदमी थे। उदाहरण के लिए वास्तविकता में भी थे और रियल में भी थे, कि जैसे भी मानो आप थे। तो उनकी एक रचना रसिक प्रिय, यानी कि वो रसिया था, वो बहुत प्रेम करते थे। दूसरा एक कवि प्रिय, वो गोपियों को कविता सुनाते थे। कृष्ण भगवान रसिया थे, यानी कि केशव जी कौन थे? रसिया थे। केशवदास के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कृष्ण भगवान से रिलेट कर रहा हूं, तो थोड़ा समझने का प्रयास करने का। जो कृष्ण भगवान थे वो एक रसिया थे। रसिया थे यानी कि रसिया का मतलब एक मनोहारी और बात करने का एक बेहतरीन अंदाज वाले व्यक्ति, जो इनकी बातों में फट से फंस जाते थे, जैसे गोपियां उनकी बातों में जल्दी आ जाती थी। तो इसलिए इसको याद करें, केशव भगवान रसिया थे, रसिक प्रिय थे, या रसिक प्रिय थे। दूसरा थे वो कवि प्रिय थे, वो क्या करते थे? कविताएं सुनाते थे। दूसरी चीज क्या है? रामचंद्रिका, यानी कि भगवान राम को भी वो मानते थे। कौन मानते थे? कृष्ण जी। जहांगीर जस चंद्रिका, उनको पूरे जहां का ज्ञान था। वीरसेन देव चरित्र, यानी कि अब थोड़ा सा अपन वीरसेन देव चरित्र को, वीर भी थे एक तरीके से, वीर और बड़ी बड़ी सेनाओं के वे नायक के काम से, नायक का भी काम किया उन्होंने। दूसरा जस चंद्रिका, उनको जस चारों जस, यानी कि उनका जस चारों दिशाओं में फैल रखा था। किसका? केशवदास जी का। अब ऐसे विज्ञान गीत, यानी कि उनको विज्ञान का भी नॉलेज था और गीत गाने का भी नॉलेज था। छंदमाला, छंदमाला यानी कि उनके गले में एक माल डली हुई है। अपन भगवान कृष्ण को यहाँ दिमाग में बिठाओ और याद करने का प्रयास करो। छंदमाला यानी कि उनके गले में माला थी। विज्ञान गीत यानी विज्ञान से संबंधित। रत्न बाउनी, उनके गलों में रत्न की मालाएं जड़ी हुई थी, यानी कि रत्न जड़े हुए मुकुट पहनते थे या मालाएं थी। 12 मासी, हमेशा 12 ही माह से उनका एक ही काम कर चलता था, क्या? रास। दूसरा है नखशिका वर्णन, यानी नखशिका वर्णन का मतलब ये तो अपन को अलग से याद करना पड़ेगा। और राम अलंकृत मंजरी, यानी कि राम भगवान राम से संबंधित उन्होंने बहुत सारे अलंकरण किए। देखो एक बार और याद करने का प्रयास करें। रसिक प्रिय, कवि प्रिय, रामचंद्र जस चंद्रिका, विज्ञान गीत, वीरसेन, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, रतन बावनी, 12 महसा। इस प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे? याद करने का प्रयास करेंगे और याद करेंगे। भगवान कृष्ण से इनको रिलेट कर सकते हैं, या केशवदास को अपन डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, केशवदास की रचना पहली है जस चंद्रिका, केशवदास का जस था। रसिक प्रिय, कवि प्रिय, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, वीरसेन देव चरित्र, विज्ञान गीत, छंदमाला, रतन बावनी, 12 मासा, नख सिख वर्णन, राम अलंकृत मंजरी। इस प्रकार से अपन ने केशवदास की रचनाओं के बारे में चर्चा की। आ गई बात समझ में? अब हम दूसरा कवि को लेते हैं या साहित्यकार को लेते हैं। कवि का नाम है भूषण। भूषण को मुख्य रूप से वीर रस के लिए जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा रचना अपनी वीर रस प्रदान की है, यानी कि वीर रस से संबंधित कुछ रचनाएं की। भूषण कभी कभी मतलब भूषण का एक वाक्य है कि भूषण हमेशा वीर रस से ओतप्रोत रहते थे। और जो भूषण जिस प्रकार से लिखते थे, एक अगर उनकी लेखनी को जिसने पढ़ लिया, उसके मन मतलब उसकी अंतरात्मा जाग जाती थी और युद्ध के लिए तैयार हो जाती थी। वो हमेशा युद्ध और वीर योद्धाओं के बारे में लिखते थे। इसलिए ऐसा बताया जाता है, या रियलिटी भी ये है कि भूषण को महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज
और दूसरा राजा छत्रसाल बुंदेला, इन दोनों के यहाँ संरक्षण प्राप्त था, इसलिए छत्रसाल बुंदेला के बारे में भी लिखते हैं और शिवाजी राजे भोसले के बारे में भी ये लिखते हैं। कौन? कवि भूषण। तो कवि भूषण का के पिता का, जैसे कवि भूषण का जन्म कहाँ पर हुआ? तिविकमपुरी में जन्म हुआ। अब इसके बारे में आप हमें बताइएगा ये तिविकमपुरी कहाँ पर है। दूसरी चीज 1630 में इनका जन्म होता है तिविकमपुरी में, और इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, यानी कि इनके पिता का नाम था रत्नकर त्रिपाठी। और इनका अगर या उपनाम की बात करते हैं तो जटाशंकर भूषण, यानी कि भूषण का उपनाम क्या था? प्रश्न बन जाएगा साथियों यहां से कि भूषण का उपनाम बताइए, तो भूषण का नाम था जटाशंकर भूषण। क्या नाम था? जटाशंकर भूषण। ऐसा शिवाजी, अब देखो यहाँ पर पॉइंट भी है, शिवाजी तथा छत्रसाल के दरबारी कवि थे, यानी कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज तथा छत्रसाल बुंदेला इन दोनों के दरबारी कवि भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने छत्रसाल के बारे में भी लिखा है, उनकी वीर गाथाओं के बारे में भी लिखा, और शिवाजी की वीर गाथाओं के बारे में मिलता है। छत्रसाल के लिए एक बात बहुत अच्छी आती कि छत्ता तोरे राज में धरती धक धक होई, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होई, यानी कि इनके गुरु जो छत्रसाल बुंदेला के गुरु थे स्वामी प्राणनाथ, उनके द्वारा ये कथन बोला गया था कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होई और जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होई। तो ये बहुत ही एक तरीके से ओजस्वी तेजस्वी वाक्य था जो छत्रसाल को बहुत विजय दिलाता है आगे चल के। और शिवाजी के बारे में भी बोला जाता है कि जय भवानी जीजा माता का वीर सपूत महान मराठा, शिवाजी की वीर गाथा से मुगले थरथर कांपे, ऐसा कुछ था उनके बारे में। जय भवानी जीजा माता का वीर सपुत्र महान मराठा। तो शिवाजी के बारे में ऐसा भी कुछ बोला जाता है कि शिवाजी भी वास्तविकता में एक शौर्य के प्रतीक माने जाते थे, इसलिए अपन कुछ इनकी देखो, शिवाजी के दरबार में कवि रहते थे भूषण, और भूषण को कुछ उपाधि दी गई थी। उपाधि का मतलब कि उनको एक उपनाम से संबोधित किया जाता था या एक उपाधि दी जाती थी, जैसे कि क्या उपाधि थी? चित्रकूट के शासक सोलंकी राजा रुद्रदेव, चित्रकूट के शासक राजा रुद्र यानी कि सोलंकी राजा रुद्र ने एक उनको उपाधि दी थी भूषण, यानी कि इनका नाम था जटाशंकर। जटाशंकर के बाद में उनके एक उपाधि दी जाती है चित्रकूट के राजा रुद्रदेव के द्वारा, जो कि सोलंकी वंश से थे। उन्होंने इनको एक उपाधि दी थी। क्या नाम उपाधि दी थी? भूषण की उपाधि दी थी। तो प्रश्न क्या बनेगा साथियों कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि के नाम से किसने संबोधित किया? तो किसने संबोधित किया? चित्रकूट के राजा रुद्र ने। क्या कवि भूषण को भूषण की उपाधि से किसने संबोधित किया? तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि से संबोधित किया चित्रकूट के राजा रुद्र के द्वारा। आइए अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। चूंकि ये शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला के राज दरबारी कवि थे, इसलिए उनके बारे में लिखते हैं शिवराज भूषण। क्या लिखते हैं? शिवराज भूषण। देखो, भूषण हजारा, इनकी रचना याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि भूषण शब्द पीछे पीछे आ रहा है, कभी आगे आ रहा है, कभी पीछे आ रहा है, तो ये अपन देखते थे। दूसरी चीज ये, क्योंकि ये इन दो छत्रसाल और शिवाजी महाराज के दरबार में थे, तो इनके बारे में भी ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पहला तो शिवराज यानी कि शिवाजी के बारे में लिखेंगे, शिवराज भूषण यानी कि शिवाजी के राजकाज के बारे में लिखते। दूसरा भूषण हजारा यानी कि भूषण हजारा के नाम से लिखते हैं। फिर लिखते हैं छत्रसाल दशक यानी कि छत्रसाल बुंदेला के बारे में ये वर्णन करते हैं। फिर लिखते हैं शिवा बावनी यानी कि शिवाजी महाराज के बारे में लिखते हैं। फिर लिखते हैं भूषण उल्लास यानी कि फिर क्या लिखते हैं? भूषण उल्लास। फिर क्या लिखते हैं? भूषण विलास। यानी कि सबसे ज्यादा अगर भूषण की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो एक शब्द आता है भूषण, और उससे आप पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज ये होगी कि अब ये अगर रचना उन्होंने लिखी है तो कहीं ना कहीं शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के दरबार में ये रहते थे, तो वो शिवाजी का नाम भी मिलेगा आपको और छत्रसाल का नाम भी मिलेगा। इस प्रकार से आप क्या
कवि भूषण की रचनाओं को याद कर सकते थे। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो अगर बात समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे आप इच्छाधारी हो, करो या ना करो, हमारा काम है आपको पढ़ाना, वो हम कर रहे हैं। अब साथियों बात करते हैं अपन, क्या करते हैं, पद्माकर। किसकी बात करेंगे? कवि या रचनाकार पद्माकर की, या साहित्यकार पद्माकर की। तो पद्माकर का साथियों जन्म होता है, कहां पर होता है? पद्माकर का जन्म होता है 1753 ईस्वी में सागर जिले में। जो सागर जिला मध्य प्रदेश का एक संभाग भी है और एक जिला भी है। तो यहां पर किसका जन्म होता है? पद्माकर जी का जन्म होता है। तो पद्माकर का बचपन का नाम क्या था? वारे प्यारे। क्या नाम था? वारे प्यारे, यानी कि प्यारे लाल इनका जन्म बचपन का नाम था। किसका नाम था? पद्माकर का बचपन का नाम क्या था? प्यारे लाल। साथियों बड़े अच्छे और प्यारे लगते होंगे, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया? प्यारे लाल दे दिया। तो अगर प्रश्न बनता है कि कवि पद्माकर का बचपन का नाम क्या है, तो कवि पद्माकर का बचपन का नाम क्या होगा? प्यारे लाल होगा। क्या नाम होगा? प्यारे लाल होगा। आ गई बात समझ में? आ गई ना? हाँ सर आ गई, हमारे पूरी बात समझ में। आप जो पढ़ा रहे हैं पूरे एकदम दिमाग में बैठ गए और दिमाग में बैठकर मेमोरी में स्थायी हो गए, कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। हाँ ये बात बड़ी अच्छी है। तो और ऐसा हो जाए तो आपको आनंद आ जाएगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको चीज़ें याद हो, अच्छे से हो, बेहतरीन तरीके से हो, और बेहतरीन तरीके से ऐसी हो कि कभी आप भूलो नहीं कि अगर बाबा ने हमें बताया था पद्माकर जी का नाम बचपन का था प्यारे लाल। क्या नाम था? प्यारे लाल। तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये नाम याद रखना है। दूसरी चीज, कवि पद्माकर की अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में मिलती है। किस में मिलती है? इनकी मुख्य तौर पर एक भाषा होती है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा का अगर अपन क्षेत्र की बात करते हैं तो ये मध्य भारत का, मध्य प्रदेश का अगर अपन नक्शा ऐसे बना लेंगे, ये मध्य प्रदेश का नक्शा देखो, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। ये मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है। तो यहाँ पर ऐसे बात करते हैं तो ये वाला जो मध्य भारत का पठार वाला हिस्सा है ना, तो ये मध्य भारत का पठार वाले हिस्से में क्या है? यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। यहाँ पर भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, ये वाला क्षेत्र थोड़ा ब्रज भाषा वाला क्षेत्र हो जाता है। आ गई बात समझ में? अब इनको एक क्या बोला जाता है? रीति काल का अंतिम प्रवर्तक कवि के रूप में माना जाता है। यानी कि ये रीति काल के लास्ट ऐसे अंतिम प्रवर्तक कवि है। कौन? पद्माकर जी। ये एक इनके बारे में नई चीज मिलती है। दूसरा चीज है सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। इनको क्या माना जाता है? ये सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि है क्योंकि इन्होंने साहित्य की रचना एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से की है तथा हर एक चीज का एक नई आयाम फिक्स किया है। उस आधार पर इनको क्या माना जाता है? उस आधार पर इनको रीतिकाल का अंतिम प्रवर्तक कवि या सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि के रूप में माना जाता है। सब प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि का मतलब यह होता है कि एक विशेष चीज को गाइड करना। गाइड करने का मतलब उसका निधित्व यानी प्रतिनिधित्व करना। जैसे कि सेना में सेनापति प्रतिनिधित्व होता है, जैसे कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व होता है, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व है। यानी कि जो भी एक सभा का गाइड करते हैं, एक सभा को संबोधित करते हैं या एक दिशा और दशा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो क्या हो सकते हैं? प्रतिनिधि हो सकते हैं। मैं भी प्रतिनिधि हो सकता हूँ। हो सकता है भविष्य में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, तो मैं भी फिर क्या करूँगा? ऐसे प्रतिनिधित्व करूँगा। भाइयों एवं बहनों, कल हमने इतने वोट को प्राप्त करना है। चाहे हमें कोई सा भी मुद्दा उठाना पड़े तो हम उठाएंगे, लेकिन हमको जीतना मतलब जीतना, प्रधानमंत्री बनना मतलब बनना। इस प्रकार से क्या मैं प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ? दोस्तों मेरा राजनीति से कोई ताल्लुकात है नहीं। मेरा उद्देश्य दो ही है। पहला तो मैं अच्छा एक ऑफिसर बन जाऊँ IAS लेवल का। दूसरी चीज ये कि मैं एक अच्छा बेहतरीन टीचर बन जाऊँ। टीचर मतलब कि एक शिक्षक बन जाऊँ, और शिक्षक उस लेवल का बनूँ चाणक्य आचार्य कौटिल्य के लेवल का। बस मैं दो ही चीज चाहता हूँ। अब मुझे ये समय और ये दिशा, ये दशा कहाँ ले जाए ये मुझे भी पता नहीं। आ गई बात समझ? अभी तो मैं फिलहाल में आपको क्या कर रहा हूँ? पद्माकर जी को पढ़ा रहा हूँ। तो पद्माकर जी की हम रचनाओं की बात करते हैं कि कौन कौन सी रचना इन्होंने लिखी। तो आइए साथियों हम बात करेंगे पद्माकर की रचनाओं के बारे में। पहली रचना है गंगा लहरी।
देखो इनकी रचनाओं को भी अपन बहुत अच्छे से याद करेंगे, रचना बहुत सारी है, फिर भी अपन याद करेंगे। देखो कैसे, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन। आप गंगा में लहराओ, यानी कि गंगा में स्नान करिए आओ, यमुना में भी लहराओ, यमुना में भी स्नान करिए आओ। फिर आप प्रबोध पचासा, आपको जब गंगा यमुना में स्नान हो कर लोगे तो फिर आपको बोध हो जाएगा किसी चीज का। फिर आपको किसका होगा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, ये राम रसायन का ज्ञान हो जाएगा। फिर आप जय सिंह वृदावली, यानी कि जय सिंह जैसे राजा बन जाओगे। फिर प्रताप सिंह जैसे भी राजा बन जाओगे, तो प्रताप सिंह वृदावली। फिर आप जग विनोद, जग में आपके नाम का विनोद फैल जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जस फैल जाएगा। फिर हितोपदेश, आप लोगों का हित करने लगेंगे कि यार अब अपन ने सब कुछ जीत लिया, अब अपने को हित करना चाहिए, तो हितोपदेश। फिर आप राग रसायन, फिर आप अच्छे अच्छे राग अलापोगे। जब व्यक्ति सब कुछ जीत लेता है तो फिर क्या करता है, भगवान के नाम का राग अलापता है, राम राम हरे राम, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, इस प्रकार का क्या करता है, वो राग अलापता है। फिर अली जहां प्रकाश, फिर अचानक प्रकाश निकलता है और वहां से प्रभु प्रकट होते हैं कि बोल वत्स तेरी क्या इच्छा है। तो मेरी इच्छा यह है कि प्रभु मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मेरी इच्छा यह है कि प्रभु मुझे क्या बना दीजिए, करोड़पति अरबपति खरबपति दुनिया का पति मुझे बना दीजिए। तो इस प्रकार की क्या है, ये इच्छा करता है। कौन करता है, पद्माकर जी करता है। ये रचना हमने इस प्रकार से इसलिए जोड़ी है कि ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन मैं एक बार और फिर रिपीट कर देता हूं। पद्माकर की रचना कौन कौन सी है, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, जय सिंह वृदावली, प्रताप सिंह वृदावली, जग विनोद, हितोपदेश, राग रसायन, अली जहां प्रकाश। इस प्रकार से हमने क्या की साथियों, ये कवि पद्माकर जी की रचनाओं के बारे में चर्चा की। अब मेरा प्रश्न आपसे रहेगा एक, कि पद्माकर का समारोह मनाया जाता है, प्रश्न को और व्यवस्थित करता हूं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पद्माकर का समारोह मनाया जाता है या पद्माकर समारोह मनाया जाता है, इसका प्रश्न आप हमें दोगे कमेंट के माध्यम से। आइए साथियों, एक और बात शुरू करते हैं, उस बात को शुरू करके भी खत्म करते हैं। क्या खत्म करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाइए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से बताइए कि गुरु हमें अगला टॉपिक कौन सा है जिस पर हमें वीडियो चाहिए, यानी कि आपको वीडियो चाहिए, तो हम उसको पर बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो। आ गई बात समझ। अब इसका लास्ट में मैं उत्तर दे देता हूँ, कवि पद्माकर का समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो कवि पद्माकर का समारोह मनाया जाता है सागर में। कहाँ मनाया जाता है, सागर। गागर में भर दिया सागर, इसलिए पद्माकर जी ने मना दिया समारोह सागर में। आ गई बात समझ में, इसका उत्तर ये रहेगा। ठीक है।